वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। अब मेरा नाम है कीर्ति। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के क्वेश्चन जो स्पेशली नर्सिंग के एग्ज़ाम्स में आते ही हैं, चाहे वो कोई सा भी नर्सिंग का एग्ज़ाम हो। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं तो कुछ मेडिसिन को लेके हैं और कुछ किस डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है। आई होप आप वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। तो यहाँ पर जितने भी MCQs हैं वो प्रीवियसली नॉरसेट ESIC के एग्ज़ाम्स में आए हुए MCQs हैं। तो अभी रिसेंट में जो CHO के पेपर भी आ रहे हैं उनमें भी फार्मा से रिलेट करते क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप CHO वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है, विच इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोलेरा। तो कोलेरा को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है। ऑप्शन है यहाँ पर क्लोरामफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन या फिर सेफेक्सिम। तो जो मेडिसिन यूज़ की जाती है कोलेरा ट्रीटमेंट के लिए वो कौन सी है। तो यहाँ पर कोलेरा ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन यूज़ की जाती है वो टेट्रासाइक्लिन। यहाँ पर ये देखिए टेट्रासाइक्लिन के बारे में भी लिखा हुआ है, जो आपसे एग्जाम में आ सकता है। कभी कभी आपसे डोज पूछा जा सकता है कि क्या डोज देंगे कोलेरा ट्रीटमेंट के लिए। तो कोलेरा ट्रीटमेंट के लिए जो डोज दिया जाता है वो क्या है, 500 mg BD। यदि एडल्ट के लिए पूछते हैं तो 500 mg BD देना है। चिल्ड्रन जिनकी एज 4 से 13 साल है तो 125 mg, और जिन बच्चों की एज 4 साल से ज़्यादा है तो उनको 50 mg। तो यहाँ पर जो कोलेरा ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन दी जाती है टेट्रासाइक्लिन, इसके बारे में आपको पता करके रखना है कि किस तरीके की मेडिसिन है। तो एक तरीके की एंटीबायोटिक ही है जो कि कोलेरा ट्रीटमेंट को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कीमोप्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट इन केस ऑफ मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। तो कीमोप्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट, यहाँ पर जो कीमोप्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट है जो मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। तो इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि कीमोप्रोफाइलैक्सिस एजेंट है क्या। तो कीमोप्रोफाइलैक्सिस का मतलब होता है कि किसी भी डिसीज़ या फिर किसी भी इन्फेक्शन को होने से रोकने के लिए जो हम पहले ही मेडिकेशन प्रोवाइड करवा दें वो क्या है, कीमो प्रोफाइलैक्सिस एजेंट। तो ऑप्शन है रिफाम्सिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोक्विन, पायराजिनामाइड। तो मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस को ट्रीट करने के लिए स्पेशली कीमो प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट के तौर पर रोकने के प्रिवेंट करने के लिए कि मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस ना हो, तो मेडिसिन देंगे हम वो कौन सी होगी, रिफाम्सिन। 600 mg BD फॉर 2 डेज, 600 mg BD फॉर 2 डेज देंगे एज अ कीमो प्रोफाइलैक्सिस एजेंट फॉर द मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंजेनाइटल रूबेला इज डायग्नोज्ड इन इन्फेंट विद द हेल्प ऑफ विच एंटीबॉडीज फाइंड इन इन्फेंट। जो कंजेनाइटल रूबेला है यदि किसी इन्फेंट में डायग्नोज करने के लिए हमें कौन सी एंटीबॉडीज फाइंड आउट होगी। ऑप्शन में IgM, IgG, IgE, IgA। जो कंजेनाइटल रूबेला को डायग्नोज करने के लिए हमें जो एंटीबॉडी फाइंड आउट होगी इन्फेंट में वो कौन सी होगी, IgM। IgM एंटीबॉडीज फाइंड आउट होगी। एक क्वेश्चन और आपको एग्जाम में आ सकता है, रूबेला है जब यहाँ पर तो कौन सी वैक्सीनेशन कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगी प्रेगनेंसी में, तो वो होगी रूबेला को लेके ही, क्योंकि बेबी को है रूबेला होने के चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, इसीलिए प्रेगनेंसी में रूबेला वैक्सीन भी कॉन्ट्राइंडिकेट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फाल्सीपेरम मलेरिया। तो ये प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम है। फाल्सीपेरम मलेरिया यदि किसी को होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए बेस्ट मेडिसिन कौन सी लेंगे। ऑप्शन में वैंकोमाइसिन, क्विनिन, क्लोरोक्वीन या फिर नन ऑफ द अबव। तो फाल्सीपेरम मलेरिया को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी इनमें से वो कौन सी होगी, तो वो होगी क्लोरोक्वीन। कौन सी होगी, क्लोरोक्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, डिसीज विच इज नोन एज बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। तो सोशल वेलफेयर, बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर के नाम से कौन सी डिसीज जानी जाती है। ऑप्शन है टाइफाइड, HIV, कोलेरा या फिर ट्यूबरक्लोसिस। तो बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर पूछा गया है, तो बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर के नाम से डिसीज जानी जाती है वो ट्यूबरक्लोसिस। यदि स्टिग्मा ऑफ सोशल वेलफेयर पूछते, सोशल स्टिग्मा ऑफ डिसीज, तो वो होती लेप्रोसी। बट यहाँ पर बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर पूछा है डिसीज को लेके, तो क्या है ट्यूबरक्लोसिस और TB। नेक्स्ट इज
डिगॉक्सिन इज नॉट गिवन व्हेन हार्ट रेट इज, तो डिगॉक्सिन कब नहीं देते हैं या फिर डिजिटालिस एजेंट जो होते हैं वो कब नहीं देना है, जब हार्ट रेट कितनी हो। ऑप्शन है बिलो 60, बिलो 50, बिलो 80 या फिर बिलो 70। तो जब भी हार्ट रेट बिलो 60 60 से कम हो उस टाइम पर डिगॉक्सिन और डिजिटालिस एजेंट हमें नहीं देने हैं, क्योंकि ये हार्ट रेट और पल्स रेट को और ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, और ज़्यादा रिस्की हो जाएगी ये कंडीशन। तो इसीलिए डिगॉक्सिन हमें नहीं देना है जब भी हार्ट रेट 60 हो, सॉरी बिलो 60 हो, 60 से कम हो। नेक्स्ट है यहाँ पर एंटीडोट फॉर ओवरडोज ऑफ वारफ्रिन इज, यदि वारफ्रिन ओवरडोज होता है कौन सा एंटीडोट इसका जो वारफ्रिन के ओवरडोज को कम करेगा। तो ऑप्शन में विटामिन के, हेपेरिन, प्रोटामाइन सल्फेट, एट्रोपिन सल्फेट। तो यहाँ पर एंटीडोट पूछा है वारफ्रिन का, तो एंटीडोट को लेकर ऑलरेडी मैं इस चैनल पर एक सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, उसकी लिंक आपको इस वीडियो में दे दूँगी, तो आप लोग पूरे एंटीडोट के बारे में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो वारफ्रिन यदि ओवरडोज होता है इनकेस बॉडी में, तो जो एंटीडोट के तौर पर यूज़ होगा वो क्या होगा, विटामिन के। और यदि हेपेरिन का एंटीडोट पूछते हैं तो होगा प्रोटामाइन सल्फेट, क्योंकि वारफ्रिन और हेपेरिन का यदि आप आता है तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि दो मोस्टली आते हैं, एक पैरासीटामोल ओवरडोज भी आ सकता है आपको। तो यहाँ पर न्यूस्टिकमाइन दिया जाता है पैरासीटामोल ओवरडोज को कम करने के लिए। वारफ्रिन ओवरडोज और वारफ्रिन के ओवरडोज को और एज एन एंटीडोट क्या यूज़ करते हैं, विटामिन के, हेपेरिन के लिए प्रोटामाइन सल्फेट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। यदि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको ट्रीट करने के लिए, आईसीपी को कम करने के लिए कौन सी मेडिसिन देंगे। ऑप्शन है डाइज़ेपाम, मैनिटॉल, फ्रूसेमाइड या फिर ऑल ऑफ दी अबव। इंट्राक्रैनियल प्रेशर यदि इनकेस बढ़ा हुआ है तो जो मेडिसिन देंगे हम वो कौन सी होगी। तो आईसीपी बढ़ा है तो उसको ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन देंगे हम होगी मैनिटॉल। मैनिटॉल क्या है, एक ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स है, जो क्या करती है, ऑस्मोटिक में हमने पढ़ा ही है कि बाहर की तरफ पानी को खींचते हैं एजेंट्स। तो यहाँ पर ऑस्मोटिक डाययूरेटिक्स है मैनिटॉल। तो इसका जो इफेक्ट होता है, क्या करता है, जो न्यूरॉन में वाटर है उसको बाहर की तरफ निकालेगा, ड्रॉ करेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आईसीपी को ट्रीट करने के लिए, इंक्रीज्ड आईसीपी को ट्रीट करने जो मेडिसिन यूज़ होती है वो है मैनिटॉल। मैनिटॉल क्या है, एक ऑस्मोटिक डाययूरेटिक है, जिसका ऑस्मोटिक इफेक्ट क्या करेगा, न्यूरॉन से वाटर को ड्रॉ करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, द ड्रग एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग एक्यूट एनाफिलैक्टिक रिएक्शन इज, कौन सी मेडिसिन एडमिनिस्टर करेंगे एक्यूट एनाफिलैक्टिक रिएक्शन की कंडीशन में। ऑप्शन है फ्रूसेमाइड, एट्रोपिन, एड्रेनालिन या फिर अमीनोफाइलिन। तो मेडिसिन एडमिनिस्टर की जाएगी एक्यूट एनाफिलैक्टिक रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए वो कौन सी होगी, वो होगी एड्रेनालिन, एड्रेनालिन या फिर एफिनेफ्रिन। तो एपिनेफ्रिन आ सकता है ऑप्शन में आपको, या फिर एड्रेनालिन आ सकता है, तो इन दो में से आप किसी एक को मार्क कर सकते हैं कि एनाफिलैक्टिक रिएक्शन को ट्रीट करने के लिए मेडिसिन यूज होगी वो क्या होगी, एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है। ऑप्शन है हाइपर सेंसिटिविटी, डैमेज टू फेशियल नर्व, डैमेज टू एट्स क्रेनियल नर्व और नन ऑफ दी अबव। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है कि 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व को डैमेज कर सकती है, जो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व है उसको डैमेज कर सकती है, जिसके कारण बॉडी बैलेंस, हियरिंग लॉस, वर्टिगो, डिजीनेस से सभी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपको याद रखना है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटामाइसिन जो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स क्लास की एंटीबायोटिक हैं, तीनों याद रखनी है आपको, इन तीनों के कारण ये कंडीशन हो सकती है। यदि आपको एग्जाम में स्ट्रेप्टोमाइसिन न रख के जेंटामाइसिन, बेसिकली स्ट्रेप्टोमाइसिन ही आता है, बट जो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स क्लास के एजेंट्स होते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन और टोब्रामाइसिन, ये तीनों क्या कर सकते हैं, 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व को डैमेज भी कर सकते हैं और अदर कंडीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, सी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड सबलिंगुअली फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एंजाइना पेक्टोरस। सबलिंगुअली का मतलब है यहाँ पर अंडर द टंग। इनमें से कौन सी मेडिसिन है जो एंजाइना पेक्टोरस को प्रिवेंट करने के लिए सबलिंगुअली और अंडर द टंग है जो एडमिनिस्टर की जाती है।
ऑप्शन में है वारफ्रिन, नाइट्रोग्लिसरीन, एटनॉलॉल या फिर एस्प्रिन। तो जो मेडिसिन यूज़ की जाती है वो कौन सी है, स्पेशली सबलिंगुअल रूट से, तो वो है नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन को ओनली सबलिंगुअल रूट से ही दिया जाता है। तो ये क्या करता है, इसका फास्ट इफेक्ट होता है कि जो भी टंग में जो भी म्यूकोसा है, छोटी सेल्स हैं, उन सभी में बहुत ही फास्ट एब्जॉर्ब होगी। इसीलिए नाइट्रोग्लिसरीन को एंजाइना पेक्टोरिस के मैनेजमेंट के तौर पर सबलिंगुअली रूट से प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट इज ondansetron administered before chemotherapy, what is the use of that prevent of। तो यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है कि जो ondansetron मेडिकेशन देते हैं बिफोर कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी के पहले ondansetron देंगे तो इसका यूज़ क्या है, किसको प्रिवेंट करेगा ये। ऑप्शन में पेन, एलोपेसिया, एनीमिया या फिर वॉमिटिंग। तो जो ondansetron एजेंट है किस तरीके का एजेंट है, ये है एंटी एमेटिक एजेंट, वॉमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाएगा बिफोर कीमोथेरेपी। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, डी। ondansetron क्यों दिया जाएगा कीमोथेरेपी के पहले या फिर एंटी एमेटिक मेडिकेशन की वॉमिटिंग को प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट इज अ पेशेंट इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर इज गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग इंजेक्शन टू इम्प्रूव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो यदि किसी पेशेंट को सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर की कंडीशन में है तो उसके यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कम आ रहे हैं या फिर ठीक से नहीं आ रहे हैं, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए कौन सा इंजेक्शन प्रोवाइड करवाया जाएगा। ऑप्शन है मेथार्जिन, फिनार्गन, ऑक्सीटोसिन या फिर फेनिटोइन। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कम है, कौन सी मेडिसिन देंगे, तो वो होगी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करती है, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन उनको मिमिक करती है या फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करती है, जिससे लेबर जल्दी हो सके, डिलीवरी जल्दी हो सके। तो इसीलिए ऑक्सीटोसिन को सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्यों देते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को ट्रीट करने बढ़ाने के लिए। पोस्टपार्टम हेमरेज को भी ट्रीट किया जाता है ऑक्सीटोसिन से ही, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन कॉज द रेड ऑरेंज कलर डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन। तो इनमें से कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन है जो क्या इसका एक जो साइड इफेक्ट रहेगा वो क्या होगा, रेड ऑरेंज कलर की यूरिन रहेगी। ऑप्शन में आइसोनियाजिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्ब्यूटल या फिर रिफाम्सिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन को लेके जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि कौन सी क्रेनियल नर्व डैमेज करेगी, तो वो 8वें नंबर की। और यदि यहाँ पर एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन को लेकर रेड ऑरेंज कलर डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन पूछा गया है, तब होगी रिफाम्पसिन। रिफाम्पसिन का एक साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है कि रेड ऑरेंज कलर की यूरिन ये करती है, एज एन साइड इफ़ेक्ट है, नॉर्मल है। जो भी लोग रिफाम्पसिन थेरेपी ले रहे हों या फिर रिफाम्पसिन मेडिसिन ले रहे हों, तो उसमें क्या होगा, रेड ऑरेंज कलर की यूरिन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज विच रूट इज यूज्ड टू सेंसिटिविटी और एलर्जिक रिएक्शन टू द ड्रग इज टेस्टेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग। तो कौन सा रूट यूज़ किया जाए किसी भी मेडिसिन की सेंसिटिविटी या फिर एलर्जिक रिएक्शन को कंफर्म करने के लिए कि इस मेडिसिन से आपको एलर्जी है या नहीं, तो कौन सा रूट यूज़ करेंगे। ऑप्शन में है इंट्रामस्कुलरली, इंट्राडर्मली, इंट्रावीनसली या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो रूट यूज़ किया जाएगा सेंसिटिविटी और एलर्जिक रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, तो कौन सा रूट यूज़ करेंगे, इंट्राडर्मल रूट। इसमें 0.01 ml मेडिसिन एडमिनिस्टर, बहुत ही कम अमाउंट यूज़ करके मेडिसिन का एलर्जिक रिएक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, किसी पर्टिकुलर मेडिसिन से आपको एलर्जी या सेंसिटिविटी तो नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर द एब्रिविएशन HS मीन्स। तो HS का मतलब यहाँ पर क्या है। ऑप्शन में एट बेड टाइम, अर्ली मॉर्निंग, बिफोर मील्स या फिर आफ्टर मील्स। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो HS का मतलब होता है एट बेड टाइम, कोई भी मेडिसिन है जो एट बेड टाइम सोने के पहले लेनी है। नेक्स्ट इज 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू। तो 1 टेबल स्पून किसके इक्वल होता है। ऑप्शन है 5 ml, 25 ml, 15 ml या फिर 30 ml। 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 15 ml, 15 ml के बराबर होगा 1 टेबल स्पून। नेक्स्ट इज एन इंटेंशनल टचिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ द पेशेंट बॉडी विदाउट कंसेंट इज टर्म्ड एज। तो यदि किसी पेशेंट को आप इंटेंशनल अपने किसी पर्सनल कारण से टच करते हैं उसके बॉडी पार्ट्स को और विदाउट कंसेंट के, उससे बिना पूछे, तो ऑप्शन में क्या होगा। ऑप्शन है बैटरी, नेग्लिजेंस, असाल्ट या फिर माल प्रैक्टिस।
तो ये जो इंटेंशनल टचिंग कर रहे हैं आप किसी पेशेंट के बॉडी पार्ट को, उसको बिना परमिशन के उसकी, तो क्या होगा बैटरी। नेक्स्ट इज द पोजीशन टू द गिवन फॉर अ पेशेंट हुज आईसीपी इज इंक्रीज्ड। तो किसी पेशेंट का इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आप उसको कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे? ऑप्शन में साइड लाइन, फॉलोअर्स, सुपाइन या फिर ट्रेंडलैंडबर्ग। तो जिसका आईसीपी बढ़ा हुआ है तो या तो उसको 30 डिग्री एलिवेट हेड रख के पोजीशन देंगे या फिर उसको फॉलोअर्स पोजीशन आप दे सकते हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? बी, फॉलोअर्स पोजीशन। नेक्स्ट इज द प्रेशर सेट इन ऑटोक्लेव फॉर स्टरलाइजेशन इज। तो स्टरलाइजेशन जो ऑटोक्लेव है तो उसमें स्टरलाइजेशन के लिए कितना प्रेशर और टेम्परेचर सेट किया जाता है? तो ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो कितना प्रेशर सेट किया जाता है, क्वेश्चन अभी रिसेंट में हरियाणा एग्जाम में आया था, हरियाणा सीएचओ में। तो प्रेशर सेट किया जाता है ऑटोक्लेव में स्टरलाइजेशन के लिए 15 LB। कितना? 15 LB। सो ये थे गाइस फार्मेकोलॉजी के बेसिक क्वेश्चन। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। और बहुत ही जल्दी विदिन 2 और 3 डेज़ में जिनका भी अलग अलग स्टेज के लिए पेपर होने वाला है उनको ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर की PDF मिल जाएंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।